स्टूडेंट्स, मैं मुकेश साहवान आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज कल्टीवेशन चैनल में। आज की इस वीडियो का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। पिछली दो वीडियोस में हमने देखा था कि क्लाइमेट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था इन बेसिक जो एलिमेंट्स हैं जो क्लाइमेट के, इनको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इंडिया को जो बेसिकली जो 6 फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनमें सबसे पहला फैक्टर है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है कि आप इक्वेटर और पोल्स के बीच में कहां लाई करते हैं। इंडिया की बात करें, ये लगभग इक्वेटर के पास में पड़ता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ वाला जो पार्ट है, यहां पर सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच वाला जो इंडिया का पार्ट है, यहां पर हम ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखते हैं। मैप में देखते हैं कैसे। इंडिया के इस पार्ट से यहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ वाला, फिर इक्वेटर आएगा, फिर साउथ वाली जो ट्रॉपिकल लाइन आती है उसके बीच वाला एरिया ट्रॉपिकल क्लाइमेट रखता है। और इसके उधर यानी कि नॉर्थ साइड में जो इंडिया का पार्ट है, इट हैज द सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब दूसरा फैक्टर देखते हैं इंडिया का, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट अबाउट सी लेवल। यहां पर आप देखते हैं हिमालयस हैं। हिमालयस की जो जनरल हाइट है, इट इज राउंड अबाउट 6000 मीटर्स अबाउ द सी लेवल। ये हिमालय सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड्स आती हैं उनको रोकते हैं। अगर हिमालयस न होते तो सेंट्रल एशिया की कोल्ड विंड्स यहां पर आती और इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन वाला जो पार्ट है, जिसको आज हम बहुत फर्टाइल लैंड मानते हैं, ये इतनी फर्टाइल नहीं होती। ना तो हिमालय से निकलने वाले रिवर्स को यहां होना था और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत कम होना था। विंटर सीवियर होनी थी, लेकिन हिमालय की होने की वजह से यहाँ का जो विंटर है इट इज माइल्ड। माइल्ड का मतलब ना बहुत ज्यादा ठंडी है ना बहुत कम ठंडी है। अब आप देखेंगे ये वाला पार्ट डेक्कन प्लेटू का पार्ट है, ये थोड़ी ज्यादा हाइट रखता है और यहाँ वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स हैं। और कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो पूरे इंडिया का जितना भी कोस्टल एरिया है, इसकी एवरेज हाइट इज नॉट मोर देन 30 मीटर्स अबाउ द सी लेवल। समुद्र से 30 मीटर से ज्यादा ऊंचा नहीं है कोस्टल एरिया। तो यहां पर वी विल हैव द कोस्टल टाइप ऑफ क्लाइमेट और यहां पर वी विल हैव द कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। कॉन्टिनेंटल टाइप में क्या होता है, हर चीज एक्सट्रीम होती है, चाहे विंटर हो चाहे समर हो। और कोस्टल टाइप में क्या होता है, विंटर और समर के अंदर हमें ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो अभी हमने मैप में किया था इसी को रिटर्न फॉर्म में देखेंगे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। द सदर्न हाफ हैज द characteristics of tropical and northern half has the subtropical type of climate. Next देखते हैं altitude. The Himalayas in the north with an average height of 6000 meters protect us from the cold winds of the central Asia. So winters in northern plains are mild. Mild का मतलब extreme नहीं है। The elevation of coastal area is not more than 30 meters. 30 मीटर से ज्यादा एवरेज हाइट नहीं है। Here the climate is the coastal type. अब नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर और विंड्स को हम वर्ल्ड के मैप के ऊपर समझेंगे। इट इज मैप ऑफ द वर्ल्ड। इस मैप के ऊपर हम देखते हैं कि इक्वेटर के ऊपर पूरा साल विंड्स ऐसे फ्लो करती हैं, इनको ईस्टर्ली विंड्स कहा जाता है। ईस्टर्ली विंड बनती कैसे है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया के बीच से क्रॉस करता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो ऑस्ट्रेलिया के बीच से क्रॉस करता है। यहाँ दोनों एरियाज में हाई प्रेशर डेवलप होता है विंड्स का और इक्वेटर में यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया है।
इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स फ्लो करती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसी प्रकार सदर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स फ्लो करती हैं। लेकिन कोरियोलिस फोर्सेस के कारण जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की विंड है सीधी न जाकर कुछ यू टर्न कर देती हैं। इसी तरह जो सदर्न हेमिस्फीयर की जो विंड्स हैं वो इक्वेटर की तरफ सीधी न जाकर लेफ्ट को टर्न करती हैं। तो कुछ कुछ विंड्स की मूवमेंट इस प्रकार बनती है। तो ये बनती है ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये विंड्स फ्लो करती हैं इनको नॉर्दर्न ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स कहा जाता है। और सदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड्स ये फ्लो करती हैं इनको सदर्न ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स कहा जाता है। अब इंडिया की बात करें, विंटर सीजन में क्या होता है, यहां से हाई प्रेशर से विंड्स इक्वेटर की तरफ फ्लो करती हैं। आप फिर देखेंगे ये सारा लैंड एरिया है और यहां से विंड्स जब फ्लो करती हैं तो इनके रास्ते में कहीं भी ओशियन नहीं पड़ता। तो इन विंड्स के अंदर मॉइस्चर बहुत कम होता है। इसी वजह से इंडिया में जो ये विंड्स फ्लो करती हैं यहां इनके अंदर रेनफॉल होने की संभावना बहुत कम रहती है। अब देखते हैं कि इंडिया के अंदर इन विंड्स के कारण पूरे साल बारिश नहीं होनी थी, लेकिन फिर भी हम जो मॉनसून विंड्स देखते हैं वो यहाँ इंडिया में कैसे पहुंचती हैं। क्या होता है, समर सीजन के अंदर हेयर इट इज तिब्बत, हेयर दीज आर द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। और पाकिस्तान वाले एरिया को मिला लिया जाए तो यहाँ पर, और तिब्बत वाले एरिया को भी मिला लिया जाए तो इतने बड़े एरिया के अंदर बहुत ज्यादा एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। जो सदर्न ईस्टर्ली विंड्स थी इनको यहाँ इक्वेटर पर जाकर यूं वेस्ट की तरफ फ्लो करना था, लेकिन जो विंड्स यहाँ चलती हैं यहाँ बहुत ज्यादा लो प्रेशर होने के कारण ये विंड्स राइट को टर्न हो जाती है। दूसरा क्या है, समर सीजन के अंदर जो सन है इसकी थोड़ी सी जो शिफ्टिंग है नॉर्थ की तरफ हो जाती है। तो जितना भी ये विंड मूवमेंट की जो सिस्टम है, जो बेल्ट है, ये इक्वेटर की बजाय थोड़ा सा नॉर्थ को शिफ्ट हो जाती है। तो नॉर्थ को शिफ्ट होने के कारण इस एरिया से, इसको इंडियन ओशियन बोलते हैं, इंडियन ओशियन से जो साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स आती हैं जब इक्वेटर के पास से यूं चल रही होती हैं, रास्ते में इनको एक इंटेंस लो प्रेशर एरिया दिखाई देता है तो ये विंड्स यहां घूम जाती हैं। एक ब्रांच इसकी अरेबियन सी से इंडिया में एंट्री करती है और दूसरी ब्रांच यहाँ बे ऑफ बंगाल से इंडिया में एंट्री करती है। तो हम देखते हैं कि समर सीजन के अंदर ये ईस्टर्ली विंड्स यूं जाने की बजाय समर सीजन में रिवर्स हो जाती हैं। इट इज नोन एज द रिवर्सल ऑफ द विंड्स। इसको रिटर्न फॉर्म में देखते हैं एक बार। जो प्रेशर एंड विंड्स हैं ये विंटर और समर दो सीजन्स की हम स्टडी करेंगे। प्रेशर एंड सरफेस विंड। इंडिया लाइज इन ए रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, यानी कि इन विंड्स को यूं आना चाहिए था। ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि हिमालय के आसपास का रीजन, सेंट्रल एशिया का जो रीजन है, वहां से ये विंड्स जनरेट होती हैं, स्टार्ट होती हैं और इंडिया तक पहुंचनी चाहिए थी। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्रिएट होती है विंड, गेट्स डिफ्लेक्टेड टू द राइट। ये विंड सीधी आने की बजाय राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्सेस। कोरियोलिस फोर्सेस के कारण मूव टू इक्वेटर, और इक्वेटर के ऊपर होता है लो प्रेशर। और ये जो विंड्स होती हैं अभी हमने देखा था लैंड एरिया से ओरिजिनेट होती हैं और इनमें मॉइस्चर कम होता है, कैरी लिटिल मॉइस्चर, इनमें बहुत कम मॉइस्चर देखने को मिलता है। इसके कारण लिटिल और नो रेनफॉल, या तो बारिश नहीं होती है तो बहुत थोड़ी होती है। इस हिसाब से देखा जाए इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड बट इट इज नॉट सो। जो नॉर्दर्न ईस्टर्ली विंड्स हैं
उस एरिया में लाई करने के कारण इंडिया एक सूखा कंट्री होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक। पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया के अंदर जो प्रेशर और विंड सिस्टम जो बनता है बिल्कुल यूनिक है। ये सारे रूल्स को तोड़ देता है। समर सीजन के अंदर क्या होता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। कहां कहां होता है? इंटीरियर एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इन दोनों एरियाज के अंदर एक बहुत तेज लो प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि ए कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड। इस बहुत इंटेंस लो प्रेशर एरिया के कारण जो विंड्स की डायरेक्शन है वो कंप्लीटली रिवर्सल हो जाती है, डायरेक्शन ऑफ द विंड्स ड्यूरिंग द समर। एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशियन, सदर्न इंडियन ओशियन के ऊपर बहुत हाई प्रेशर होता है, वहां से विंड चलती है और चलते चलते क्या करती है, इन ए साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में ये चलना शुरू कर देती है। लेकिन बहुत ज्यादा लो प्रेशर के कारण ये इंडिया की तरफ घूम जाते हैं। हम 2-3 बार कर चुके हैं। क्रॉसेस द इक्वेटर, इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, टर्न्स द राइट, फिर राइट को टर्न कर देती हैं टुवर्ड्स द लो प्रेशर, लो प्रेशर के तरफ चली जाती हैं। और लो प्रेशर एरिया कहां है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और इन विंड्स को कहा जाता है साउथ वेस्ट मॉनसून। एक बार फिर देखते हैं इसको। ये जो साउथ से आने वाली ईस्टर्ली विंड्स हैं, इनको यूं जाना चाहिए था, लेकिन इस एरिया में बहुत ज्यादा लो प्रेशर होता है। और दूसरा जो विंड बेल्ट का जो सिस्टम है, इक्वेटर से थोड़ा सा 5 डिग्री ऊपर को शिफ्ट कर देता है। इसी कारण से ये इंडियन ओशन से आने वाली जो ईस्टर्ली विंड्स हैं, जिनको हम सदर्न ईस्टर्ली विंड्स कहते हैं, यूं न जाकर इंडिया में घुस जाती हैं। इनको समर मॉनसून कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन क्या होता है? हम कई बार पढ़ चुके हैं कि अर्थ के ऊपर जो हीट बजट है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। इस कांस्टेंट को बनाए रखने के लिए विंड सरफेस के ऊपर एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक चलती रहती हैं। इसी प्रकार जो विंड्स ऊपर जाती हैं, अपर एटमॉस्फेयर में बहुत स्पीड से विंड चलती हैं, उन विंड्स को जेट विंड्स कहा जाता है, जो लगभग 8 to 15 किलोमीटर हाइट के ऊपर फ्लो करती हैं। और जितनी भी जेट विंड्स चलती हैं, सबकी डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है। जितनी भी जेट विंड्स चलती हैं, सबकी डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। और ये जो जेट विंड्स हैं, ये भी इंडिया के अंदर काफी कॉम्प्लिकेशन लेके आते हैं इसके क्लाइमेट के अंदर। कैसे? द अपर एयर सर्कुलेशन, यहां पर चलती हैं जेट स्ट्रीम्स, एयर करंट्स 8 to 15 किलोमीटर अबाव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस से 8 to 15 किलोमीटर ऊपर चलने वाली विंड्स को जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। एट द रीजन ऑफ लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस, ये जेट विंड्स कहां देखने को मिलती हैं? जहां अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस है, प्रेशर में डिफरेंस है, उस एरिया के ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में जो हाई स्पीड विंड्स चलती हैं, उनको जेट स्ट्रीम्स कहा जाता है। जनरली ब्लो ईस्टवर्ड, जितनी भी जेट स्ट्रीम्स हैं ये सारी ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं। अब बात करते हैं इंडिया के आसपास जो जेट स्ट्रीम है कौन सी है। अगर हम इंडिया के ऊपर देखें तो 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर एक बहुत तेज स्पीड से हवाएं चलती हैं। इनकी ऑन एन एवरेज स्पीड 100 to 150 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है। बहुत स्पीड से ये हवाएं चलती हैं। उसका नाम है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ओवर इंडिया, इंडिया के ऊपर दी जेट स्ट्रीम्स ब्लो साउथ ऑफ द हिमालय ऑल थ्रू द ईयर। इंडिया के ऊपर से जेट स्ट्रीम है, हिमालय के साउथ से फ्लो करती है, लेकिन एक्सेप्ट इन समर, समर में ये जो जेट स्ट्रीम्स है
हिमालय के साउथ से बहना क्यों बंद कर देती है? क्योंकि अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो सन है इसकी थोड़ी सी शिफ्टिंग नॉर्थ की तरफ ज्यादा हो जाती है। इसकी वजह से जो जेट स्ट्रीम्स हिमालय के साउथ से ब्लो करती थी वो डिसअपियर हो जाती है समर सीजन्स के अंदर। अगला पॉइंट देखते हैं, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। पहले हम देखेंगे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं। साइक्लोन्स हैं जो मेडिटेरेनियन सी के ऊपर, इट इज द मेडिटेरेनियन सी, यहां के ऊपर साइक्लोन्स डेवलप होते हैं और ये साइक्लोन्स डेवलप होकर ऊपर उठ जाते हैं और मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर को विंड्स पिकअप कर लेती है। जैसे ये साइक्लोन्स अपर एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं, अभी अभी हमने किया था, जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं ये इनके कांटेक्ट में आते हैं और ये साइक्लोन धीरे धीरे इंडिया में पहुंचते हैं। इन साइक्लोन्स का जो पहुंचने का जो टाइम है जनरली नवंबर टू जनवरी होता है और विंटर सीजन में बारिश करते हैं, कम होती है, लेकिन ये जो रेनफॉल होती है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मावट की रेनफॉल बोलते हैं और ये पहुंचते हैं वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के कारण। इसी प्रकार इस एरिया में भी साइक्लोन्स डेवलप होते हैं बे ऑफ बंगाल में, और ये बे ऑफ बंगाल में डेवलप होने वाले जो साइक्लोन्स हैं इंडिया में पहुंचते हैं ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के कारण। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहां ब्लो करती है? लगभग 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर। यहां पर केवल समर सीजन के अंदर हायर एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत स्पीड से विंड चलती है, तो जो साइक्लोन यहां डेवलप होते हैं ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के कारण इंडिया तक पहुंच जाते हैं और इंडिया के कोस्टल एरियाज के अंदर काफी रेनफॉल करते हैं और कई बार ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव प्रूव करते हैं अपने आप को। आगे देखते हैं, एक्सपीरियंस इन विंटर इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात चल रही है, जनरेटेड ओवर मेडिटेरेनियन रीजन। मेडिटेरेनियन रीजन के ऊपर ये डेवलप होते हैं, ब्रोक इन इंडिया बाय द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। अभी पढ़ा था कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स इनको इंडिया तक पहुंचाती हैं। अब ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या होती है? आल्सो नोन एज द सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इसका दूसरा नाम है। ओवर 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, लगभग 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर इंडिया के ऊपर से फ्लो करती है। केवल समर सीजन में ये फ्लो करेगी, समर मंथ्स में ये फ्लो करती है। अब देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं। अकर ड्यूरिंग द मॉनसून, मॉनसून जब खत्म होने वाली होती है बे ऑफ बंगाल के अंदर, अक्टूबर नवंबर में डेवलप होते हैं, ब्रोट इन इंडिया बाय द ईस्टर्ली फ्लो, यानी कि जो ईस्टर्ली जेट विंड्स हैं वो इंडिया के अंदर इन साइक्लोन्स को लेकर आती हैं, क्योजिस डिजास्टर इन कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज के अंदर काफी नुकसान पहुंचाते हैं ये साइक्लोन्स। कौन कौन से एरियाज में? आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा, इनमें ज्यादा नुकसान होता है, और तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के अंदर ये थोड़ा कम नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन बारिश लेकर आते हैं। ये टॉपिक काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसको एक दो बार सुनेंगे समझेंगे तो आपको लगेगा इट्स क्वाइट इजी, कंफ्यूज नहीं होना। अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस देखी हैं इस चैप्टर की, किसी भी वीडियो में अभी तक मैंने कंप्लीट मॉनसून्स के बारे में नहीं बताया। केवल हम जान रहे हैं कि क्लाइमेट क्या होता है, इसके बेसिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये बेसिक एलिमेंट्स कैसे अफेक्ट होते हैं, और इस वीडियो में हमने देखा कि इंडिया का क्लाइमेट कैसे अफेक्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि मॉनसून कैसे क्रिएट होती हैं, कैसे इंडिया में पहुंचती हैं। जितना अभी तक हमने जो स्टडी किया है इस सभी को बेस बनाकर मॉनसून को समझा जा सकता है। इस वीडियो को समझने से ये समझ में आएगी, रखने से ये वीडियो समझ में नहीं आती। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।